टॉप 10 अनहेल्दीएस्ट फूड ऑन प्लैनेट अर्थ। जमीन पर मौजूद सारे खानों में सबसे ज्यादा गैर सेहतमंद खाने कौन से हैं? नंबर 10 पे केक आता है, नंबर 9 पे आइसक्रीम, नंबर 8 पे डोनट, नंबर 7 पे माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, और इसी तरह 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे कौन से खाने हैं, इसके लिए पूरी वीडियो देखिए। जो खाना आप खाते हैं ना, अगर उसके 4 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा आपको जिंदा रखता है और बाकी 3 हिस्से डॉक्टर को जिंदा रखते हैं। कैंसर इज वेरी मच प्रिवेंटेबल, कैंसर से बचा जा सकता है। तहकीकात ही बताती है अगर आपके खून में शुगर ज्यादा होगी कैंसर तेजी से फैलेगा, खून में शुगर कम होगी कैंसर आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। बेस्ट टाइम टू ईट शुगर, खाली पेट शुगर नहीं खानी, ग्लूकोज एकदम से खून में घुस जाएगी, आपको हाइपर कर देगी, बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगी। 90 मिनट बाद फिर क्रैश होगा, फिर आप कहेंगे और चीनी लाओ और चीनी लाओ, सारा दिन ये चक्कर चलता रहेगा। शुगर खाने का बेहतरीन वक्त वो खाने के बाद है। जो बड़ी बड़ी खाने वाली कंपनी है ये क्रंची बनाती है ना, खाने को सॉल्टी बनाती है, स्वीट बनाती है, ताकि जब आप एक नवाला लें आपका अगले नवाले के लिए दिल करे, और जब भूख लगे आपको उसी ब्रांड का ख्याल आए। शायद उन्हें अपने शेयर होल्डर के प्रॉफिट का ज्यादा ख्याल है, हमारी सेहत का नहीं है। क्या वाकई आपको भूख लगी है? एप्पल टेस्ट इसका करें, अपने आप से पूछे कि सेब खाओगे? अगर तो आपका दिल कहे वाकई सेब खा लेता हूं तो भूख लगी है, और आप कहें नहीं सेब नहीं खाना, तो इसका भूख नहीं, नशा है कि मुंह चलता रहे बस। ये ताकत और ये सलाहियत कि आप सुबह उठ जाते हैं, कामों को नॉर्मल अंदाज से कर रहे हैं, बगैर किसी कोशिश के सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। 1000 ख्वाहिशें आपकी, और अगर एक बीमारी आ गई ना तो एक ही ख्वाहिश रह जानी है, बाकी 999 गायब हो जानी कि मैं ठीक हो जाऊं, दर्द खत्म हो जाए बस। वो जापान के स्कूल में गया, 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चों में से एक भी मोटा नहीं था। क्या वजह? वीडियो देखिए। एक ऐसा काम जो हर सदी हर दौर में बेहतरीन इलाज करार पाया, डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज। 11 किस्म के कैंसर्स वो काम करने से पीछे हो जाएंगे, नई न्यूरॉन्स बनेंगी, नए न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। वो काम कौन सा है? सब ने जरूर करना है। ये जानने के लिए वीडियो देखें। आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? हो सकता है कि जो उम्र आप बता रहे हैं असल में इतने आप बड़े ना हो, ये आपकी असल उम्र ना हो। असल में ये 2 तरह की उम्र होती है, एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है। क्रोनोलॉजिकल एज से मुराद ये जो उम्र आपने मुझे बताई, कितना अरसा हुआ आपको पैदा हुए, या 20 साल के, 25 साल के, जो आपकी एज है। और बायोलॉजिकल एज वो होती है जो आपके सेल्स की, आपके ऑर्गन्स की और आपके टिश्यूज़ की एज होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए ये मैं आपको समझाता हूँ। क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज, मेरे साथ अवैस भाई हैं, मैं इनके हवाले से आपको ये बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। अवैस भाई आपकी उम्र कितनी है? मेरी 24 है। इनकी उम्र 24 ईयर्स है, ये 24 साल के हैं, ये इनकी क्रोनोलॉजिकल एज है। अवैस भाई आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ये ज़्यादातर लैपटॉप पे बैठते होंगे और लैपटॉप पे काम करते होंगे। अवैस भाई आप जिम भी जाते हैं? जी जी, जिम भी। जिम के साथ साथ आप खाने वगैरह की भी एहतियात करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? जी, दोनों की एहतियात करनी पड़ती है। अब देखिए, एक्सरसाइज करते हैं, खाने की एहतियात करते हैं, तो इनके दिल की सेहत वो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन चूँकि कंप्यूटर पर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो आँखों की सेहत थोड़ी कम अच्छी होगी। यानी इनके दिल की जो बायोलॉजिकल एज है वो कम है, जबकि आंखों की बायोलॉजिकल एज वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एजिंग वो डिफरेंट हो जाती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द जीन। जीन इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो कि बाप माँ से बच्चे की तरफ आता है। जीन्स आर फिक्स्ड, ये बात पहले कही जाती थी कि जीन्स फिक्स है, बिल्कुल इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अब ये नजरिया गलत साबित हो गया है। एपिजेनेटिक्स यानी आपका बिहेवियर और आपकी एनवायरनमेंट आपके जेनेटिक मेकअप को कैसे चेंज कर सकती है। हाँ, जो फिक्स चीजें वो तो फिक्स रहेंगी, आपकी नस्ल, आपका रंग, आपका कद वगैरह, वो तो जीन्स के अंदर रहेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका बिहेवियर, आपके एनवायरनमेंट, आपका लाइफस्टाइल आपके अंदर बदल सकता है, और वो रिवर्स भी फिर हो सकती है। आप अगर अपनी डेली लाइफ रूटीन चेंज कर लें तो सिंपल सी बात यह है कि जो उम्र आपकी है आप उससे बहुत ज्यादा जवान रह सकते हैं। आपके सारे आज़ा वो ठीक होंगे अगर आपकी उम्र ज्यादा भी होगी, क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज आपकी कम होगी। और एक ऐसा काम जो कि सदियों से इंसान की बैलेंस्ड लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वो काम जो कि इंसान के लिए हर सदी में, हर दौर में एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए जरूरी करार दिया गया, उस काम के बारे में कहा जाता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी का सबसे बड़ा हल वो है। अगर वो काम आपने नहीं किया तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती की। 11 किस्म के कैंसर्स वो एक काम करने की वजह से पीछे हो जाते हैं, और 3 कैंसर तो ऐसे हैं, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, जो अगर हो जाएं
होने के बाद भी आप वो काम करें तो उस कैंसर के बढ़ने की शरह रुक जाती है। और वो काम ऐसा है जो नए न्यूरॉन्स को पैदा करता है, दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी को फरोग देता है। और वो काम क्या है? वो है एक्सरसाइज। अगर मैं आपका गला दबा दूं ना और आपको ऑक्सीजन की कदर का 2 मिनट में पता चल जाएगा। अगर मैं आधा दिन आपको पानी ना दूं, आपको पानी की कदर का पता चल जाएगा। पूरा दिन खाने से महरूम रखूं, खाना कितना कीमती आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह एक्सरसाइज भी है, लेकिन मसला यह है कि उसका रिजल्ट इतना सामने जल्दी आता नहीं है, इसीलिए हम बिल्कुल उसको इग्नोर करते रहते हैं। जबकि एक्सरसाइज आपके पूरी बॉडी के ऊपर बेहतरीन असर डालती है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। इंसान की बॉडी डिजाइन इस तरह से हुई है कि इसको एक्सरसाइज लाजमी चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस ये काम ठीक नहीं है। बहुत सी स्टडीज हैं, बहुत सी ऐसे रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि एक्सरसाइज वैसे बहुत अच्छी है, जो मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी को बेहतर करती है, डायबिटीज़ के खिलाफ आपको लेके जाती है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से आपको बचाती है, मूड अच्छा रखती है, डिप्रेशन में ज़रूरी है, कैंसर में ज़रूरी है। लेकिन वेट लॉस के लिए डायरेक्ट न्यूट्रिशन यानी जो खा पी रहे हैं आप, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आप एक रात डिनर करने फैमिली के साथ जाते हैं, 1500 कैलोरीज खा लेते हैं, कैसे बर्न होंगी वो? उसको बर्न करना कितना जरूरी है। तो वेट लॉस की जब बात आती है तो डायरेक्ट इंपैक्ट आपके खाने पीने का। एंड इफ यू आर ओवरवेट, ओवरवेट का मतलब यह है कि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स ये 20 है। ये BMI आप गूगल करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या फॉर्मूले में डालना है, वो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। BMI आपका 20 अगर है तो ओवरवेट है। और अगर आप ओबीस है यानी आपका BMI वो 30 या 30 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा मोटे हैं। इसको सादा लफ्जों में समझे कि अगर एक मर्द की एवरेज हाइट पाकिस्तान में 5 फुट 8 इंच है, 70 किलो से ज्यादा वजन है तो ओवरवेट, 89 kg 100 kg हो जाए तो ओबीस हो जाता है। और दुनिया में इस वक्त 2.5 अरब लोग ओवरवेट है और 90 करोड़ लोग वो ओबीस है। ओवरवेट हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। 3 स्टडीज पब्लिश हुई हैं, उनके मुताबिक ओवरवेट इंसान का वेट जब बढ़ता है उसके दिमाग की परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। अगर कोई इंसान ओवरवेट है, उसके दिमाग का वॉल्यूम 4% लेस हो जाएगा और उसके दिमाग की पिक्चर अगर देखी जाए तो वो 8 साल ज्यादा बूढ़ा नजर आएगा। और अगर वो ओबीस है तो 8% उसके दिमाग का वॉल्यूम लेस हो जाएगा और वो अपनी उम्र से 18 साल ज्यादा बूढ़ा उसका दिमाग होगा। और मोटापे में ब्लड फ्लो वो लेस हो जाता है, थोड़ा हो जाता है। और देखना पड़ेगा आपको, नजर आ रहा होता है जिस्म, आप भी अपने जिस्म को देख के परेशान हो रहे होते हैं। और 11 रिस्क फैक्टर्स जो हैं, बड़े रिस्क फैक्टर्स यानी लेस ब्लड फ्लो, रिटायरमेंट एंड एजिंग, इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक्स, हेड ट्रॉमा, टॉक्सिन्स यानी जहरीले अज्जा, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी, स्लीप इशू, हाइपरटेंशन, ये इनमें से 11 में से 7 जो रिस्क फैक्टर हैं वो ओवरवेट बंदे के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जापान की बड़ी प्यारी बात आपको बताऊं, ऑल द जापानीज चिल्ड्रन दे आर सपोज्ड टू वॉक टू देयर स्कूल फ्रॉम होम। ये जापान के बच्चे अपने स्कूल, घर से स्कूल तक पैदल आएंगे, ये कंपलसरी, इस तरह उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और बाय लॉ ये जरूरी है कि हर स्कूल में एक न्यूट्रिशनिस्ट होगा, ये बाकायदा एक डिग्री है जो कि ओवरसी करेगा खाने के मामलात को जो भी स्कूल में हो रहे हैं। और इसकी जॉब क्या होगी? ये डिजाइन करेगा और ओवरसी करेगा खाने के सारे मामलात को जो स्कूल में हो रहे हैं। ऑल प्रोसेस्ड फूड इज बैंड इन जापानीज स्कूल्स। कोई भी प्रोसेस्ड फूड वहां पर नहीं होगा, बल्कि जो खाना बनेगा ऑर्गेनिक होगा, फ्रॉम द स्क्रैच, यानी सुबह वो बिल्कुल जीरो से फसलें टूट कर आएंगी और वहां से उसको बनाया जाएगा। और जापानीज जो मील होते हैं उसके 5 पोर्शंस होते हैं, मीसो सूप होगा, फिश होगी और इस तरह की चीजें होंगी। और जो न्यूट्रिशनिस्ट है स्कूल का, उसकी जॉब ये भी है कि वो बच्चों को सिखाएगा, समझाएगा कि ये क्या चीज है। मिसाल के तौर पे वो रस्सी लेगा, उस रस्सी में एक लाल हिस्सा है और वो कहेगा ये लाल हिस्सा क्या है? ये लाल हिस्सा है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे जिस्म को, हमारे मसल्स को, हमारी बोन को हेल्दी करती है। और ये सब्ज हिस्सा क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें एनर्जी देती है। यूं करने के बाद वो उस डोरी को उस खाने के साथ बांध देगा और कहेगा
اب اس کھانے کے اندر یہ سارے اجزاء موجود ہیں اور یہ سارے اجزاء ہم کھانے لگے ہیں. یہ بیلنس ڈائٹ ہے. بچے کھیل کھیل میں نعرے لگا رہے ہوں گے وائٹامن پروٹین، یوں کر کے وہ بچوں کے اندر وہ ایک سینس پیدا ہو جائے گی. اور جس بندے نے ریسرچ پبلش کی وہ کہتا ہے جس سکول میں گیا اس پر 1000 بچے تھے، میں سارا دن سکول میں گھومتا رہا، ایک بچہ بھی مجھے موٹا ہوا نظر نہیں آیا. تو جناب آپ کی 1000 پرابلمز ہیں، 1000 پریشانیاں، لیکن ایک پریشانی صحت والی آ جائے گی نا تو ساری پریشانیاں ختم ہوگی. بس سارا فوکس اس پر ہوگا. پیسے، رشتہ داریاں، ٹینشنیں، انگزائٹی سب ختم. فوکس اس پہ ہے کہ یہ درد مجھ سے دور ہو جائے. بس جب یہ جسم مدد کے لیے پکار رہا ہوگا کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. صحت یہ کچھ ہے نہیں، یہ سب کچھ ہے. یہ طاقت، یہ صلاحیت کہ آپ صبح اٹھ جاتے ہیں اور زندہ ہیں اور چل رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور اپنے کام کو نارمل انداز سے سر انجام دے رہے ہیں. آپ بغیر کسی کوشش کے سانس لے رہے ہیں and you are taking it for granted. آپ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. پھر وہ جب صحت چلی جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کیا بھاؤ ہے. سارے خواب وہ ہولڈ ہو جاتے ہیں. اب کسی خواب کو ریالٹی نہیں بنا سکتے. خوشی کہیں دور چلی جاتی. زندگی کے رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں. ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف از ناٹ اے لگژری. اپنا خیال رکھنا یہ کوئی تعیش نہیں ہے، کوئی لگژری نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ایک تحفہ ہے جو خود آپ اپنے مستقبل کو دے رہے ہیں. کیونکہ آج تو بڑی بڑی جنگیں آپ لڑ رہے ہیں نا، لیکن جب بیماری آ گئی تو چھوٹی سی جنگ بھی لڑی نہیں جائے گی. آپ کو واقعی بھوک لگی ہے، اس کے لیے ایپل ٹیسٹ کیا کریں. ایک طریقہ ہے کہ آپ کو واقعی بھوک لگی اور ایک ہے صرف نشہ ہے کہ منہ چلتا رہنا چاہیے، کریونگ سی ہو رہی ہے بس. اگر آپ ایک ایپل ٹیسٹ کریں، اور وہ ایپل ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب بھوک لگی ہے کہ میں سیب کھا لوں. اگر تو آپ کا دل کرے واقعی کھا لوں بس کھا لوں، اب آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کہیں نہیں یار سیب نہیں کھانا، بھوک لگی ہے، اس کا مطلب آپ کو بھوک نہیں لگی. یہ ویسے ہی کچھ ہے کہ بس منہ میں کچھ جانا چاہیے، پیسٹریاں، پزے، ڈونٹ وغیرہ یہ چیز کی لگی ہے. کیونکہ سیب ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سے لوگ اتنے شوق سے کھاتے نہیں. ایپل میں فائبر ہے جو ڈائجیشن کے لیے بہت اچھی ہے. اٹ کیپس یو فلر، یہ آپ کو فل کر دیتا ہے، سینس آف سیٹیٹی آ جاتی ہے. لوڈڈ ود واٹر کانٹینٹ ہے اور اس کے اندر پیکٹن ہوتی ہے جو پیٹ میں جا کے جیل بن جاتی ہے اور پھر وہ ڈائجیشن کے پروسیس کو سلو کرتی ہے اور یہ ڈائبٹیز کو، انسولین وغیرہ کو، شوگر کو بھی صحیح طریقے سے ریگولیٹ کرتی ہے. تو بار بار اپنے آپ سے پوچھیں سیب کھا لوں، سیب کھا لوں. اگر اندر سے ہاں کی آواز آتی ہے تو واقعی بھوکے ہیں، ورنہ پھر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیں، بھوک نہیں لگی آپ کو. ریممبر فوڈ از ایدر ون آف دا بیسٹ میڈیسن اور دا ورسٹ سلو پوائزن. جو کھانا آپ کھا رہے ہیں یا تو وہ بہترین دوائی کی طرح ہے یا وہ سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ آپ کو خراب کر رہا ہے. یہ بڑی بڑی کھانا بنانے والی کمپنیاں شاید اتنا خیال آپ کا نہیں رکھتی. یہ اس کو کرنچی بناتی ہیں، کھانے کو سالٹی بناتی ہیں، سویٹ اس میں ڈالتی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ایک نوالے کھانے کے بعد دوسرا نوالا لازمی کھائیں اور جب بھی آپ کو بھوک کی خواہش ہو آپ کے ذہن میں وہی برانڈ آئے. شاید ان کا فوکس وہ اپنے شیئر ہولڈرز کا پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، انسان کی صحت اتنا نہیں ہوتا. اور اب میں آپ کو اس پلانٹ ارتھ پر سب سے انہیلدی فوڈز کی لسٹ بتاتا ہوں. نمبر 10 پہ ہے کیک اور نمبر 9 پہ ہے آئس کریم، نمبر 8 پہ ہے ڈونٹ اور نمبر 7 پہ ہے مائکرو ویو پاپ کارن، نمبر 6 پہ ہے کوکیز بسکٹس اور نمبر 5 پہ ہے فاسٹ فوڈ برگرز، نمبر 4 پہ ہے فرینچ فرائز اور نمبر 3 پر ہے پروسیسڈ میٹ، نمبر 2 پہ ہے وائٹ بریڈ اور نمبر 1 پہ ہے پوٹیٹو چپس. شوگر یہ بہت زیادہ اس وقت ہائی الرٹ چیز ہے. اگر آپ نے شوگر کھانی ہی ہے تو اس کا بہترین ٹائم وہ کھانا کھانے کے بعد ہے. کبھی بھی آپ شوگری آئٹمز، میٹھی چیزیں ناشتے میں نہ کھائیں. بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ڈونٹس آ رہے ہیں، پیسٹریز آ رہی ہیں، نہ کھائیں. کیونکہ اگر آپ اس کو پہلے کھا لیں گے، خالی پیٹ کھائیں گے تو یہ فوراً گلوکوز یعنی شوگر وہ بلڈ سٹریم میں جائے گی، خون کے اندر جا کے یہ گلوکوز آپ کو ہائپر کر دیتی ہے. آپ کی تمام اعضاء کو اندر سے ایک جوش آ جاتا ہے، بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور تقریباً 90 منٹ تک آپ ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں. پھر 9-10 بج جاتے ہیں، ایک دم سے انرجی ڈاؤن ہوتی ہے، آپ کریش کر جاتے ہیں. اب پھر آپ کو ایسا کوئی انٹیک چاہیے، پھر آپ کو شوگر چاہیے، پھر آپ کو انرجی ڈرنک چاہیے، پھر آپ دوبارہ وہ انرجی ڈرنک لیتے ہیں، دوبارہ شوگر لیتے ہیں، دوبارہ خون میں کبال آ جاتا ہے، دوبارہ توانائیاں جاگ جاتی ہیں. اب پھر آپ اس کے بعد ایک نیور اینڈنگ سائیکل شروع ہو جاتا ہے اور آپ شوگر کے نشے میں رہتے ہیں. شوگر از این ایڈکشن. آپ سرچ کریں،
बहुत सी तहकीकात ये बताती हैं कि शुगर वाकई एक नशा है। देखिए, एक नॉर्मल सेल से कैंसर सेल तक का सफर ये कैसे होता है, गौर तो कीजिए कि वो सेल एक नॉर्मल सेल था, वो कैंसर सेल कैसे बना। हमारे जिस्म में खलिए बढ़ रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस हो रहा है, और ये दिमाग के कंट्रोल में होता है। वो इजाजत देता है सेल्स को कि इतनी तादाद में बढ़ जाओ, इतनी तादाद में बढ़ जाओ, और सेल्स उतनी तादाद में बढ़ जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस होता है। लेकिन कैंसर के अंदर वो सेल बढ़ रहा होता है अपनी मर्जी से, वो किसी के ताबे नहीं होता, वो बस बढ़ता चला जा रहा होता है, बढ़ता चला जा रहा होता है। हमने उस कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? साइंस की जदीद रिसर्च है। पहले लोग समझते थे कि जेनेटिक्स में है कि जनाब माँ बाप को कैंसर है तो बच्चों में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाइफस्टाइल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। और आपने अगर कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने से रोकना है, उसके दो फ्यूल्स को रोक दें, वो ईंधन जो उस ट्यूमर को बढ़ा रहे हैं उसको रोक दें। नंबर 1 इज ग्लूकोज, नंबर 2 इज ग्लूटामिन, जो कि एक इम्यूनो एसिड है। ग्लूकोज जो पहले ही आपके खाने में शामिल है उसको रोकेंगे, वो ईंधन है जो उस ट्यूमर को बड़ा करता है। नंबर 1, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स। ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो वो इस्तेमाल करें। खाना कम से कम खाएं, रोजे रखें, और इस बात को समझने की कोशिश करें कि ग्लूकोज एक बहुत अहम एनर्जी का सोर्स है बॉडी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। दिमाग तो चलता ही ग्लूकोज से है, लेकिन एक एनर्जी बॉडी वो ग्लूकोज से ले रही है, और अगर ग्लूकोज मौजूद नहीं है तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। वो फिर जो फैट्स हैं, जो चर्बी है, वहां से एनर्जी लेती है, जिसको कीटोसिस सेल्स कहते हैं। तो अपनी बॉडी को फैट से एनर्जी लेने दें। ये कब होगा? जब आप ग्लूकोज नहीं खाएंगे। जो ट्यूमर्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, जो हर इंसान के जिस्म में होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वो बढ़ना बंद हो जाएंगे, और खुद ब खुद जिस्म उन्हें मार देगा। तो क्या करना है? विगरस एक्सरसाइज करें, फास्टिंग, भूखा रहें, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, इसको छोड़ दें। और वाकई कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर को रोका जा सकता है। बहुत सी थीरीज आ गई हैं। साफ जाहिर है कि ब्लड में जितनी ग्लूकोज होगी उतनी तेजी से कैंसर बढ़ेगा, ब्लड में जितनी कम ग्लूकोज होगी उतनी तेजी से कैंसर कम होगा। शुगर बॉम्ब, क्या आप जानते हैं, एक बड़ी हैरान कुन तहकीक मैंने पढ़ी कि जब आप शुगर खाते हैं वो डायरेक्ट आपके बोन मैरो में चली जाती है। आपके जो हड्डियों की नली होती है बोन मैरो में जाती है, और वहां ये बोन मैरो फैक्ट्री है जहां पर WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? ये आपके जिस्म की आर्मी है। ये आपके जिस्म की आर्मी है। जो भी इंफेक्शन आपकी बॉडी पर आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आगे बढ़कर उस इंफेक्शन को रिपेल करते हैं, पीछे करते हैं। और ये इंफेक्शन 5 तरह के होते हैं। वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, यीस्ट आ रही है, फंगस आ रहा है, पैरासाइट्स आ रहे हैं। ये पांचों किस्म के दुश्मन जब अंदर आते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स ये आर्मी की तरह आगे आते हैं और उनको खा जाते हैं। लेकिन जो शुगर, ये एकदम आप खाते हैं, बोन मैरो में जाती है और वहां जाकर WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को रोक देती है। इट शट्स डाउन योर इम्यून सिस्टम। वाकई आपका इम्यून सिस्टम, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निजाम जो आपको बचा रहा है, आपका सबसे बड़ा शील्ड है, उसको शट डाउन कर देती है। एंड मेक्स यू ससेप्टेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वायरस, और आपकी जात को हर तरह के जो मैंने आपको बताए इंफेक्शंस उसके लिए आसान कर देती है। और शुगर का मुकाबला प्रेडनिसोन से किया जा रहा है जो इम्यूनो सप्रेसेंट है, यानी ये इंसान की इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उसको ये इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। वो प्रेडनिसोन भी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम कर रहा है, और शुगर के अंदर भी यही चीज़ है कि वो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है। और शुगर के बारे में बात करते ही मैं आखिर में एक बहुत अहम चीज़ और डिस्कस करूंगा हेल्थ से रिलेटेड, वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल। ये एक हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत अहम काम कर रहा होता है। बेसिकली मर्द की मर्दाना कुव्वत को ये डील कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है। इसके अलावा बोन मैस, मसल मैस यानी हड्डियों को, मसल्स को, और इसके अलावा आपकी एनर्जी को, आपकी फैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल कर रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स को, स्पर्म प्रोडक्शन को, ये टेस्टोस्टेरोन, ये फैक्ट्री है जहां पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। और अगर ये लेवल टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाए तो क्या होता है? लेस एनर्जी कम हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, लेस बॉडी हेयर, बाल कम हो जाते हैं, जो बोन्स है वो छोटी हो जाती है, थिन हो जाती हैं, मूड स्विंग्स आते हैं। मर्दों के अंदर ये टेस्टिकल्स में पैदा होता है और औरतों में भी होता है, लेकिन औरतों में अगर ज्यादा हो जाए तो उनमें मर्दाना सिफात आने लगती है। और एक ऐसा तरीका है कि जिस्म में 1300% टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएंगे, और वो क्या है? फास्टिंग, रोजा रखा जाए तो। क्योंकि जब इंसान भूखा होगा 12, 13, 15 घंटे तो उसकी बॉडी को ये अलर्ट आएगा कि यार हमने मजबूत होना है अंदर से, क्योंकि बाहर से तो खाना में मजबूत करने नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में बॉडी
اندر سے گندے سیلز کو، گندے مواد کو باہر نکالے گی، اس کو آٹوفیجی بھی کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو کینسر سیلز ہیں انسان کے جسم میں وہ بھی شیل آؤٹ ہو جائیں گے۔ تمباکو نوشی اور بھی کئی چیزیں جو ٹیسٹوسٹیرون لیول کو نیگیٹو امپیکٹ کرتی ہیں، اس بارے میں آپ گوگل کیجئے، مصدقہ ویب سائٹ سے مزید علم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال موضوع ہمارا یہ تھا کہ آپ کی کوشش سے آپ کی جو ایج ہے، جو کرونالوجیکل ایج ہے، اس کے مقابلے میں بایولوجیکل ایج وہ زیادہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اپنے لائف سٹائل کو بدلیں، وگرس ایکسرسائز کریں، کھانے میں خاص احتیاط کریں، خوش رہیں۔